प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार। रेखाएं और कोण के भाग 4 में आज हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। जैसे पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाएं जिनकी लंबवत दूरी समान रहे और चित्रानुसार अगर उनको एक ऐसी रेखा काट रही है, जैसे ये एक रेखा M है और ये N है। M और N ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तीसरी रेखा, ये जो तिर्यक रेखा L है, वो काट रही है। तो चित्रानुसार ये समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा बन रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर P और जो Q बिंदु है, इनके ऊपर चार चार कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे कि इन कोणों के नाम क्या हैं, किस प्रकार के ये कोण बनते हैं। तो सुविधा की दृष्टि से यहाँ अपने इन कोणों को नाम दे देते हैं। जैसे P बिंदु पर ये कोण बन रहे हैं तो इनको 1, 2, 3 और 4 इस तरह से इनको याद रख लेंगे अपने 1, 2, 3 और 4। और इसी तरह से आगे जो Q बिंदु पर कोण बन रहे हैं उनको भी अपने आगे बढ़ते क्रम में 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 कोण बन रहे हैं। इन 8 को हम अलग अलग भागों में बांटेंगे कि कौन से कोण क्या क्या कहलाते हैं, किस प्रकार से ये कोण बनते हैं। तो इस चित्र को है वो बड़े ध्यान से देख करके कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार से दो बिंदु हमें प्राप्त होते हैं, P और Q। P पर भी 4 कोण बनते हैं और Q पर भी 4 कोण बनते हैं और इनके अलग अलग हमने नाम दे दिए हैं। इन नामों की सहायता से हम वो कोणों को यहाँ पर याद करेंगे कि कौन से कोण, इनके नाम क्या क्या हैं, इनके युग्म क्या है, किस प्रकार से ये कोण बनते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनका क्रम है वो हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यदि दो समांतर रेखाओं M और N को एक तिर्यक रेखा L चित्रानुसार काटे तो या प्रतिच्छेद करे, एक ही बात है। तो बिंदु P और Q पर 4 कोण बन रहे हैं। P पर भी 4 कोण बन रहे हैं और Q पर भी 4 कोण बन रहे हैं। अब तिर्यक रेखा क्या होती है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तिर्यक रेखा जब दो या अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। वो समांतर रेखाएं 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। या तो 2 बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करेगी या ज़्यादा पे करेगी, वही रेखा है वो तिर्यक रेखा कहलाती है। तो चित्र में समझने के लिए कोणों के नाम लिख दिए गए हैं, जिनके नाम क्या हैं? कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 ये रख दिए गए हैं। अब इनका आगे हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। किस प्रकार से वो वर्गीकरण होगा? तो यहाँ पर जो हमारे 8 कोण बन रहे हैं तो इनको हम है वो 4 भागों में बांट देंगे। संगत कोण बनेंगे, यहाँ पर एकांतर अंतः कोण बनेंगे, एकांतर बाह्य कोण बनेंगे और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण भी यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे। अब वो किस प्रकार होंगे, क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सब है वो हम है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कोण किस प्रकार से बनते हैं, उनके नाम क्या हैं, कौन कौन से कोण बराबर होंगे, कौन कौन से किसके बराबर होंगे, कैसे बनते हैं। इनको अलग अलग चारों भागों में हम डिवाइड करेंगे कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण क्या है, एकांतर बाह्य कोण क्या है, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है वो किस प्रकार बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे और बड़े ध्यान से कि चित्र का हम बना करके देखेंगे उसको कॉपी में, नोटबुक में, और हम इनके कोणों को लिखने का क्रम है वो भी अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर पुनः एक बार अपने दोहरा लेते हैं कि दो समांतर रेखाएं M और N, इनको एक तिर्यक रेखा L चित्रानुसार काट रही है दो बिंदुओं पर P और Q पर।
पी बिंदु पर भी चार कोण बन रहे हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। कोण में हमने जैसे पढ़ा था कि एक बिंदु से दो किरणें निकले तो वो कोण का निर्माण करती है। यहाँ पर ध्यान दे लें, जैसे यहाँ से एक ये किरण जा रही है, एक ये किरण जा रही है, तो इस कोण का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से इधर से एक ये जा रही है, ये जा रही है, तो ये कोण का निर्माण हो रहा है। इस कोण के लिए एक ये किरण हो गई, एक ये हो गई। इस कोण के लिए एक ये किरण हो गई और एक ये हो गई, यानी एक बिंदु से दो किरणें। तो यहाँ पर अपने ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, अपने चित्र को उल्टा पुल्टा करके भी कॉपी में बना करके, और देख सकते हैं चित्र को एक साइड में ढक करके भी ऐसे अपने देख सकते हैं। भी इस साइड ये ढक लोगे आप तो केवल यही कोण बचेगा, बाकी ये सारी साइडें अगर ढक लेते हैं अपने तो केवल ये कोण बचेगा। तो यहाँ पर चार कोण बन रहे हैं और यहाँ पर भी चार कोण बन रहे हैं। तो इन कोणों के नाम है वो अपने यही क्रम रखना है। ये क्रम हमने उल्टा पुल्टी नहीं करनी है, बदलने नहीं है, नहीं तो हमें संगत कोण और वो याद करने में कठिनाई होगी, हमें याद नहीं रहेंगे। तो हम कोई भी सवाल करें उसमें भी चाहे अलग अलग कोण के नाम अलग अलग दिए ना, तो अपने हिसाब से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका क्रम नहीं बिगाड़ना है। और इसी क्रम में हमें एक ही बार में इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको हम अच्छी तरह से याद कर लें। चित्र को अपने दिमाग में बिठा लें, इसके दिमाग में अपने एक तस्वीर छवि बना लें कि किस प्रकार से दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो चार चार कोण जो बनते हैं पी और क्यू बिंदु पर, उनको लिखने का तरीका क्या है, उनका वर्गीकरण करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से हमने कोणों को नाम दिए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि हमें कोणों का जो नाम है आठों का वो किस तरह से लिखा है वो हमें अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना चाहिए और उनको याद कर लेना चाहिए, ताकि आगे हमें इसके अंदर कोई वो कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि हम आगे अब है वो कोणों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं कि इसके ऊपर जो 8 कोण बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ वो बनते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती है। अब वर्गीकरण के लिए जैसे पहला हमारा था संगत कोण, तो यहाँ पर एक छोटा चित्र है वो पुनः बना दिया गया है। ये दो समांतर रेखा हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। कोणों के नाम मैंने वही रखे हैं 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर हमें ये बात पकड़नी है कि संगत कोण क्या होते हैं और उनके युग्म क्या हैं, कितने युग्म होते हैं और वो किस प्रकार से होते हैं, तो वो ध्यान में रखेंगे अपने। तो संगत कोणों के चार युग्म, संगत कोणों के चार युग्म कौन कौन से होंगे, कोण 1 और कोण 5। अब अपने ध्यान दें तो ये कोण 1 है वो ये है यहाँ पर, ये कोण 1 है। देखो ये इसके इस साइड में ऊपर बन रहा है, तो इसके संगत क्या होगा, इस साइड के ऊपर वाला ही होगा, ठीक है। और अगर दो मैं कोण लेता हूं तो ये इस साइड में ऊपर बन रहा है, तो इस साइड में ऊपर कौन सा बन रहा है, 6 बन रहा है। तो एक हमारा जोड़ा तो हो गया, युग्म हो गया 1 के साथ 5, कोण 1 और कोण 5, ये जोड़ा बन गया। दूसरा हमारा ये बना सकते हैं कोण 2 और कोण 6। अब अगर मैं कोण 4 लेता हूँ, ये 4 कोण है, तो ये देखो इसके तिर्यक रेखा के इसके ऊपर वाली जो रेखा है समांतर रेखा जो एम थी हमारी, इसके यहाँ नीचे बन रहा है, कोने में यहाँ बन रहा है ना, तो इसके नीचे वाला ये लेंगे तो ये संगत है इसके। तो 4 और 8 3 और 7, तो ये हमारे संगत कोणों के चार युग्म हमें यहाँ पर याद रखने हैं भी संगत कोण किस प्रकार से बनते हैं और इनके चार युग्म कौन कौन से होते हैं। तो 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 4 के साथ 8 और 3 के साथ 7। अपने जैसे अपने कोई तरीका अपने इसके अंदर एक बना सकते हैं अपने कि संख्या याद कर लो 15। ये तो हमें याद रह जाएगा कि कोण 1 के साथ हमने पहले अध्ययन किया था, ये ऊपर वाला लेना है, मान लिया ये यहाँ पर 1 है और ये 5 है, तो ये 15 हो गया। अब अपने क्या करेंगे, 15 में 11 जोड़ दो, 15 10 25 एक 26, 26 में फिर 11 जोड़ दो, 26 10 37 एक 37, 37 में फिर 11 जोड़ दो, 37 10 47 और एक 48। तो अपने अगर सिर्फ इसमें केवल 15 ही याद रख लें, ये केवल उसी के लिए लागू होगा कि अगर हमने कोणों का क्रम यही रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कई जगह कोणों का क्रम बदल दिया जाता है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो बात नहीं रहेगी भाई। अपने ये स्पेशली इसी के लिए है,
एक बार ये अपने समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद में अपने वो संगत कोण क्या होते हैं या अन्य प्रकार के कोण कौन से हैं वो अपने आप हमें याद रह जाते हैं। साथ में हमें समझने का भी प्रयास करना चाहिए संगत कोण क्या होगा। तो ये जो कोण ऊपर बन रहा है यहाँ पे, अब इसके अंदर देखेंगे तो इस साइड में ऊपर कौन सा बन रहा है, 5 बन रहा है। तो 4 के ये नीचे बन रहा है तो इधर 8 नीचे बन रहा है, 2 ऊपर बन रहा है तो 6 ऊपर बन रहा है, और 3 नीचे बन रहा है तो 7 भी यहाँ नीचे बन रहा है। तो ये अपना फार्मूला है, देसी फार्मूला कह दो जिसको, कि 15 और 11 26 और 11 37 और 11 48, यानी प्रत्येक में 11 जोड़ करके हमें वो संगत कोणों के युग्मों को याद रख सकते हैं। यहाँ 15 का मतलब हो गया 1 और 5, 26 का मतलब हो गया 2 और 6, 37 का मतलब हो गया 3 के साथ 7, और 48 का मतलब हो गया 4 और 8। तो ये संगत कोणों के युग्म है वो इस तरह से भी हमें याद कर सकते हैं, या अपने अन्य कोई तरीका भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। हमें यहाँ जो P और Q दोनों बिंदुओं पर 4 4 कोण बनते हैं, तो उनमें हमें ये ध्यान रखना है भी संगत कोणों के जो 4 युग्म हैं वो कौन कौन से होंगे। 1 का 5 है तो 5 का 1 होगा, इसका कोण 5 और कोण 1 भी लिख सकते हैं, ये भी युग्म होंगे। तो यहाँ पर अगर 2 और 6 है तो 6 और 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 और 3 भी लिख सकते हैं। इसमें कोण 8 पहले लिख दो, कोण 4 में बाद में लिख दो, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पर संगत कोणों के हमें 4 युग्म प्राप्त हो गए। इसके बाद आते हैं अपने कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं। मैंने चित्र है वो बारी बारी से बना लिया है और क्रम मैंने वही रखा है। क्रम अपने कोण लिखने का क्रम क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर मैंने वो क्रम तो वही है, ये 1 था, ये 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ मैंने केवल ये 4 3 5 और 6 इतने ही लिखे हैं। अब यहाँ पर जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं। एकांतर भी हों और अंतः भी हों, अंदर की तरफ, और एकांतर भी हों। एकांतर का मतलब क्या होता है कि इस कोण के साथ में ये कोण लेना है, इधर वाला। अगर ये कोण ले रहे हैं तो ये लेंगे। और अंतःकोण, इसमें दोनों बातें हैं, ध्यान रखना, एकांतर भी हो और अंतः भी हो। ये वैसे जेड के ऊपर भी मान सकते हो आप, ये जेड बनता है यहाँ से ऐसे, ये क्या बनता है जेड, अंग्रेजी का जेड भी बनता है। और नहीं तो अपने इसको किसी भी तरीके से याद करें कर सकते हैं अपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि एकांतर भी हो और अंतः भी हो। तो अंतः का मतलब हो गया ऊपर वाले, इन ऊपर वाले और इन वाले नीचे वाले कोणों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह गया। अब रह गई यही कोण अंदर वाले। अंदर वाले कोणों में हमने क्या करना है कि ये अंतः हो गए, ये भी अंदर की तरफ बन रहे हैं, ये भी अंदर की तरफ बन रहे हैं, ये भी अंदर की तरफ बन रहे हैं, यानी ये अंतः कोण है। तो इसमें एकांतर में अपने यही लेना है कि दोनों एक साइड वाले नहीं लेने, 4 के साथ 5 नहीं लेना है, 4 के साथ 6 और 3 के साथ 5। तो कोण 4 और कोण 6, कोण 3 और कोण 5। तो एकांतर अंतःकोणों के 2 युग्म बनेंगे, जबकि ऊपर संगत कोणों के 4 युग्म बने थे, जो हमने 15 से स्टार्ट किया था। 15 11 26 11 37 और 11 48। तो ये अब आपको मुझे लगता है अच्छी तरह से याद होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो लिखे ही नहीं, ऊपर वाले क्रम वही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्रम मैंने नहीं बदला है, क्रम वही रखा है। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर एकांतर अंतःकोण। इसके बाद में आते हैं एकांतर बाह्य कोण। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अंदर वाले नहीं लिखे, क्रम वही रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर मैंने क्रम वही रखा है, क्रम नहीं तोड़ा है। जो अपने शुरुआत से लेकर के चले थे कोणों का जो नामकरण किया था वही रखा है मैंने, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऊपर वाले में मैंने बाहर वाले नाम नहीं लिखे थे, इसका नाम क्या है, एकांतर बाह्य कोण। तो उसमें एकांतर शब्द है ना, वो वही है जो पहले वाले में था, चाहे अंतः का हो चाहे बाह्य को। तो एकांतर बाह्य का मतलब है, यहाँ पर मैं अगर 1 ले रहा हूँ ना तो 7 इधर वाला लेना है, अगर 2 ले रहा हूँ तो 8 इधर वाला लेना है, अगर 8 ले रहा हूँ तो 2 इधर वाला, 7 ले रहा हूँ तो 1 इधर वाला। तो अंदर वाले मैंने लिखे ही नहीं, क्योंकि
यहाँ पर अपने कंफ्यूज न हो भी, एकांतर बाह्य कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, क्रम वही है अपना, और सिर्फ मैंने जो कोण दर्शाने थे वही लिख लिए नया चित्र बना करके। तो एकांतर बाह्य कोण के भी दो युग्म हमें प्राप्त हो गए। एक के साथ हम क्या लेंगे, इधर वाला एक लिया है तो इधर वाला ये लेंगे 7, और अगर 2 है तो 8 लेंगे। तो यहाँ पर भी एकांतर बाह्य कोण के दो युग्म हमें प्राप्त हो गए। कोण 1 के साथ 7 होगा और कोण 2 के साथ कोण 8। तो ये दो युग्म हमें प्राप्त हो गए एकांतर बाह्य कोण के। तो संगत कोण के 4 युग्म, एकांतर अंतः के 2 युग्म और एकांतर बाह्य के भी 2 युग्म हमें प्राप्त हो गए। और हम इनको चित्रों की सहायता से अच्छी तरह से इनको याद कर लेंगे, अपने दिमाग में इनकी एक छवि क्रिएट कर लेंगे कि किस प्रकार से ये दर्शाए गए हैं। समांतर रेखाएं वही है, तिर्यक रेखा वही है, सिर्फ इनके नाम है वो अलग अलग बदल करके। और यहाँ पर समझने का हम प्रयास करेंगे विसंगत कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं और एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं। ये हमारे 6वीं 7वीं 8वीं में भी आ जाते हैं। तो इनके बिना भी हमारा काम है वो आगे सवालों में नहीं चलने वाला। आगे इनकी विशेषताएं क्या है, कैसी होती है, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब चौथा है इसमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, इनके भी दो युग्म है। अब इसमें भी मैंने क्या किया, इसमें दो बातें आ गई। एक तो कह रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, और एक अंतः कोण। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंतः का नाम आ गया, तो मैंने बार वाले है वो दर्शाए नहीं है, तो इनके भी दो युग्म हो गए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 4 के साथ 5 ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इसके नाम में स्पष्ट है कि तिर्यक रेखा के तो एक ही ओर हो और अंतः कोण हो। तो ये जो तिर्यक रेखा है हमारी, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, पी और क्यू पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके एक ही ओर, एक साइड वाले, तो इधर वाली साइड में क्या हो गए 4 और 5, और इधर वाली साइड में क्या हो गए 3 और 6। तो यहाँ पर भी इनके दो युग्म हो गए, कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6, यानी एक साइड वाले, तिर्यक रेखा के एक साइड वाले। अब क्या है कि ये जो हमने ऊपर संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण, ये जो पढ़े, अब इनके भी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था विसंगत कोण। अब संगत कोण का क्या है, यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यानी संगत कोण के जो 4 युग्म थे और एक युग्म में 2 कोण थे, तो जो प्रत्येक युग्म है वो क्या होता है, बराबर होता है। और अगर युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अगर प्रश्न में हमें कहीं ये दे दे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो हमने समांतर रेखाएं हैं वो मान लेनी है कि जो दो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर होंगी। यहाँ पर अगर समांतर है तो युग्म बराबर है। यहाँ पर पुनः समझें कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, यहाँ पर यह बात भी साथ में शामिल है कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और यदि संगत कोण का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। इसी तरह से एकांतर अंतः कोण के लिए क्या था कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और यदि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ये एक दूसरे के विलोम है। तो यही बात संगत कोण की लागू हो गई कि संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। कब होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और अगर संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। यहाँ पर भी यही बात होती है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और यदि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। इसी तरह से इसके अंदर भी कि
दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो, यहाँ पर लिखा नहीं है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इससे पहले वही बात है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। यानी 180 डिग्री का जो अभी हमने पढ़ा है कि एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं, उनका युग्म, प्रत्येक युग्म संपूरक। और यदि अंतःकोणों का युग्म जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो, संपूरक हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो यहाँ पर ये हमने जो कोणों का अध्ययन किया कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या होते हैं, और इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आप भी इनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और इनको याद करने का प्रयास करेंगे। चित्र के द्वारा इनको समझने का प्रयास करेंगे तो हमें ये जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि चित्र के अंदर कोणों के नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से कोण क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। अगर हम अलग अलग इनको समझने का प्रयास करेंगे तो हमें ये अच्छी तरह से समझ में हमारे आ जाएगा। अब पुनः अपने उसी जो अपने जहाँ से शुरुआत की थी, मूल चित्र था, उसके ऊपर आते हैं कि दो समांतर रेखाएं या दो रेखाएं M और N आपस में क्या है, समांतर हैं, और इनको एक तिर्यक रेखा L इस प्रकार से काट रही है। तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। कौन कर रही है? तिर्यक रेखा। यानी इसका नाम क्या है? इसका नाम है तिर्यक रेखा। इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ये तिर्यक रेखा है। ये दो समांतर रेखाओं को काट रही है P और Q पर। तो इस प्रकार से 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 ये हमारे यहाँ पर है, वो चार चार कोण हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें हमने थोड़ा दोहरा देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था संगत कोण। तो संगत कोण के चार युग्म थे भी हमारे। कौन से थे? ये देखो, एक ऊपर वाला ले रहे हैं तो इसके साथ ऊपर वाला 5 लेंगे, ठीक है। और अगर इधर वाला 2 ले रहे हैं तो इधर वाला क्या लेंगे हम? 6 लेंगे। अगर नीचे वाला मैं 4 ले रहा हूँ तो इसके साथ 8 लेंगे, और 3 के साथ 7 लेंगे। तो ये संगत कोणों के हमें चार युग्म हमारे प्राप्त हुए थे, जिसको मैंने आपको बताया था कि 15 से स्टार्ट कर लो। 15 के बाद में 11 26, 11 37 और 11 48। यहाँ 15 का मतलब है 1 के साथ 5, 26 का मतलब है 2 के साथ 6, और 26 और 11 37, 3 के साथ 7, और 48 4 के साथ 8। तो ये हमारे चार युग्म बने थे, और प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने पढ़ा था एकांतर अंतःकोण। तो ये हो गई भी एकांतर अंतःकोण 3 4 5 और 6। अब इनके युग्म कौन कौन से होंगे? यहाँ पर हमारा नाम आया एकांतर। एकांतर का मतलब है हम 4 के साथ 6 लेंगे और 3 के साथ 5 लेंगे। अगर एक इधर वाला अंदर वाला ले रहे हैं तो एक इधर वाला अंदर वाला ले रहे हैं। एकांतर का मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ये एकांतर अंतःकोण हो गए थे हमारे। और एकांतर बाह्य कोण कौन से हो गए थे? 1 2 7 और 8, या 8 और 7 कह दो, ये एकांतर बाह्य कोण थे। इसमें भी हम क्या करेंगे, जब युग्म बनाएंगे हम एकांतर बाह्य कोणों के, तो कोण 1 के साथ हम कोण 7 लेंगे और 2 के साथ हम 8 लेंगे। तो ये हमारे चार युग्म तो हो गए थे संगत कोणों के, और दो युग्म हो गए थे एकांतर अंतःकोण के, 4 6 3 और 5। और दो युग्म हो गए एकांतर बाह्य कोण के, 1 के साथ 7 और 2 के साथ 8। इसके बाद में था हमारा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो बने कोण है वो कौन से थे? तो इसके अंदर तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो बने कोण है, तो ये तिर्यक रेखा होगी, इसके एक ही तरफ अंत भी थे साथ में, तो 4 और 5 3 और 6। ये हमारे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म हमें प्राप्त हुए थे, 4 के साथ 5 और 3 के साथ 6। और हमने इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था कि संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अगर युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हमें किसी एक कोण का मान दे दे तो हम इन सभी कोणों का मान है वो निकाल सकते हैं। जैसे हमें कोण 1 के मान का पता है कितने डिग्री का है, तो हम बाकी जो सातों कोण हैं उनके मान है वो इसकी सहायता से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि इनके मान क्या क्या होंगे।
ठीक है। और यहाँ पर भी एक है वो अपने ये सर्कल बनता है, तो चारों तरफ है, इन चारों कोणों का योग यहाँ पर भी 360 डिग्री है और यहाँ पर भी इनका 360 डिग्री है। और यहाँ पर रेखिक युग्म भी बन रहा है। जैसे मान लिया ये है लाइन, और बाकी का चित्र अपने छोड़ देते हैं, एक ये लेते हैं, तो ये देखो ये रेखिक युग्म बन गया। अच्छा, इसके ऊपर भी रेखिक युग्म बनता है, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का भी 180 डिग्री होगा। यहाँ पर भी 4 प्रकार के रेखिक युग्म बन रहे हैं। ये रेखा मानता हूँ मैं, अगर ये बीच में है तो ये रेखिक युग्म हो गया। रेखा के ऊपर ये एक किरण सीधी खड़ी है। अगर मैं इसको एक रेखा मानता हूँ तो इसके ऊपर ये किरण भी सीधी खड़ी है और ये किरण भी खड़ी है। तो ये है वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर भी रेखिक युग्म भी बन रहे हैं। यानी रेखा के ऊपर अगर कोई किरण खड़ी है तो वो उसको दो भागों में, ये कोण 7 और कोण 8, अगर मैं इनको पूरों को जोड़ता हूँ, 5 और 6 को पूरे को जोड़ता हूँ, तो ये भी डी के कोण यहाँ पर बन जाते हैं। यानी टोटल डी बनती है। तो डी में क्या होता है, एक तरफ 0 और एक तरफ 80 डिग्री, 180 डिग्री, तो यानी ये सरल कोण बनता है। तो इसको अपने डी का कोण बोलते हैं। यानी पूरी डी के ऊपर जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बनता है, ये सरल कोण की चाप होती है। अगर मैं इसको बिंदु मानता हूँ तो ये अगर बिंदु है तो ये दो कोण, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये दोनों क्या बन जाते हैं, हमारे सरल कोण बन जाते हैं। मिलकर के ये सरल कोण का निर्माण कर देते हैं। अब इसके बाद में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रकार से 3 समांतर रेखाएं भी हो सकती है। यानी एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, एक रेखा के भी समांतर रेखाएं हो सकती है और इनको भी इस प्रकार से एक तिर्यक रेखा काट सकती है। तो यहाँ पर एल, एम और एन 3 रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा जिसका नाम टी दिया गया है वो चित्रानुसार काट रही है। तो यहाँ पर भी हमें वही तरीका अपना सकते हैं कि चित्र के अनुसार एम समांतर एल, ये जो एम है वो एल के समांतर है तथा एन भी एल के समांतर है। यानी लंबवत दूरी एम और एल की समान है तथा एन और एल की भी समान है। तो एम अगर एल के समांतर है, ये जो निशान होता है, ये निशान किसका होता है, ये गणितीय चिन्ह है, इनको भी याद रखना चाहिए। ये समांतर का होता है, ये अपने बार बार है वो आगे प्रयोग करेंगे। ये जो संकेत है ये किसका है, ये समांतर का है। इस तरह से अगर दो लाइनें दर्शाई जाती है तो हम उसका उपयोग है वो, ये समांतर लिखा हुआ नहीं मिलेगा हमें। अगर ये दो लाइनें दी हुई है ऐसे टेढ़ी खड़ी यानी तिरछी लाइनें काटी हुई है, तिर्यक रेखा की तरह से दो है, तो इसका हम समांतर प्रयोग करेंगे। समांतर का मतलब ये आपस में समांतर। तो एम एल के समांतर है तथा एन एल के समांतर है और तिर्यक रेखा है टी। तो इसमें भी क्या होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा तथा कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। तो कोण 2 भी 3 के बराबर होगा क्योंकि ये भी संगत कोण है। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि एम भी है वो एन के समांतर हो जाएगी। तो ये तीनों रेखाएं, अतः वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है, परस्पर समांतर होती है। यानी जो रेखाएं, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है, परस्पर समांतर होती है। यानी ये आपस में भी तीनों क्या हो जाएगी, यहाँ पर समांतर हो जाएगी। तो ये 3 समांतर रेखाएं थी, इनसे जुड़े भी कुछ क्वेश्चन है तो वो हम हल करने का प्रयत्न करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी लास्ट में बताया था कि परिभाषाओं का और चित्रों के द्वारा जो भी संगत कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण क्या है, एकांतर बाह्य कोण क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण क्या हैं, न्यून कोण क्या है, सरल कोण क्या है, समकोण क्या है, तो इन परिभाषाओं को हम अच्छी तरह से याद कर लें, चित्र बना करके देख लें, कोण बना करके देख लें। घर पर हमें कोण भी बनाने आने चाहिए, प्रकार से भी आने चाहिए। और जब हम बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाते हैं तो ज़्यादातर कोणों का निर्माण है वो डी से ही नहीं करते, हम उसमें प्रकार का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्रकार से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री के कोण आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमें कोण बनाने का अभ्यास होना चाहिए, परिभाषाएं हमें याद होनी चाहिए। याद ही नहीं, हमें किस प्रकार की परिभाषाएं हैं, संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर अंतः कोण, बाह्य कोण कौन से होते हैं, ये सब परिभाषाएं अच्छी तरह से याद करें। इनको नोटबुक में नोट करें, चित्र बना करके देखें, बार बार इनका अभ्यास करें। तो हमें इसका आगे जो प्रश्नावली के हम क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे तो हमें क्वेश्चन है वो आसानी से इनका उत्तर हमें प्राप्त होगा, हम निकाल सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर एक कोण दे करके और अन्य कोणों का मान है वो ज्ञात करना हमसे बार बार पूछा जाएगा। चित्र बना करके सवाल दिए जाएंगे, उसमें हमें हल करने होंगे। अनुपात के भी सवाल होंगे कि अगर इनका अनुपात क्या है तो इनका अनुपात क्या होगा। तो इस तरह से हम है वो इनको अच्छी तरह से जो भी अब तक के भाग दिए गए हैं, आगे भी भाग में मैं परिभाषाओं के बारे में या क्वेश्चनों के बारे में स्पष्ट करूँगा कि किस प्रकार से ये जो उपरोक्त परिभाषाएं हमने याद की थी ये हमारे आगे काम आ रही है। बार बार हम इनको दोहराएं और हम इन्हें याद करें अच्छी तरह से। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।